आपने ये करियर कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्या मोटिवेशन रही जो यूजुअली लोग नहीं करते? ये चीज़ काफ़ी इस तरह से फैसिनेटेड करती थी कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि लोगों की ज़िंदगी को एलिवेट करता है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, सुनने का बहुत शौक था, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, कंटेंट कंज्यूम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, इल्म हासिल करने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब इतने अटेंड किए तो एक तशनगी थी कि यार मैं जो सीखा है या जो मेरे पास है मैं उसे कहीं तो शेयर करूँ। व्हाट वाज योर बिगेस्ट फेयर व्हेन यू वर डिलीवरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? अच्छा, मेरा बिगेस्ट फेयर ये था कि पब्लिक स्पीकिंग जो है ना दुनिया में, इस वक्त दुनिया में नंबर 1 फेयर मतलब डेथ नंबर 2 पर है, पब्लिक स्पीकिंग नंबर 1 है। और कोई भी MBA कोई भी बैचलर आपको स्पेशलाइज नहीं बना रहा। मैंने किताब पढ़ी थी वन थिंग, उस वन थिंग में लिखा था 7 लाइज बिटवीन यू एंड सक्सेस। सबसे बड़ा झूठ हमसे पता क्या बोला गया, हर चीज़ बराबर है। गुर्बत जो है ना, गुर्बत वो बेहतर है। और बिल्कुल टर्न द टेबल वाली बात की कि गुर्बत इसलिए बेहतर है क्योंकि गरीब का दिल जिंदा होता है। समझ आए कि मैं जब भी कभी स्टक होता हूँ तो मैं दूसरों से मसला करने के बजाय खुदा से गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। हमेशा गुफ्तगू करता हूँ कि भाई मैं यहाँ फंसा हूँ, आप मुझे निकालो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कराची बीट्स के पॉडकास्ट में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट। तो समझ भाई, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा, जो मुझे इश्तियाक था कि मैं आपसे जब मुलाकात करूँ, आपसे पॉडकास्ट करूँ, काफ़ी अरसे से हमारी ये डिस्कशन चल रही थी कि हमने मिलना है और पॉडकास्ट करना है, तो फाइनली हमने आज इसको इनिशिएट किया है। तो बहुत सारी तशनगी है जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने ये करियर कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्या मोटिवेशन रही उस ज़माने में कि जिस ज़माने में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती है और उसमें आपने एक ऐसी फील्ड को चूज़ किया कि जो यूजुअली लोग नहीं करते? आई थिंक मेरी स्टोरी में जो बड़ा सिंपल हिस्टोरिकल फैक्ट है जो बहुत मैं कम डिस्कस किया, मैंने कम लोगों को बताया, जो मेरी वालदा हैं वो बेसिकली एक असातिज़ा के बैकग्राउंड से रही हैं। वो खुद एक असातिज़ा रही हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाती थी और बचपन से जाकर देखा कि वालदा पढ़ाने जा रही हैं। फिर मेरी जब बहन ने ग्रेजुएशन की तो उसने भी फिर टीचिंग की लाइन को अडेप्ट किया। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी इस तरह से फैसिनेटेड करती थी कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि लोगों की ज़िंदगी को एलिवेट करता है। इनफैक्ट जब हम खुद भी किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाते थे, देखते थे कि फलां टीचर आ रहा है, उनकी क्लास का हम इंतज़ार कर रहे हैं और उनका एक स्टाइल था, उनका एक ऑरा था। तो मेरा भी बड़ा दिल था कि यार मैं भी कुछ इस तरह करूँ, लेकिन ये नहीं समझ आता था कि बोलेंगे क्या? ऐसे ही। कौन-सी लाइन, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, क्या नहीं पढ़ेंगे? बट फिर ग्रेजुअली मैंने कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी कराची में। कुछ प्रोग्राम्स में हम यूनिवर्सिटी में गए, कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए। मैंने ग्रेजुअली रियलाइज़ करा कि लोग करियर को लेके बहुत परेशान हैं। ऐसे ही है। इनफैक्ट मैं खुद भी करियर को लेके बहुत परेशान हूँ, तो मैंने कुछ इवेंट्स को होस्ट किया, जो कि करियर रिलेटेड सेमिनार्स, प्रोग्राम्स जब मैंने होस्ट किया, तो उसके बाद मैंने अपने आप को भी चांस दिया कि मैं भी इन प्रोग्राम्स में जाके कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करूँ। दूसरा जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है ना करियर में, वो कि बचपन से वालिदा ईरान लेकर जा रही थी। बचपन से ईरान में जाना और ईरान के अंदर जो किताब का और जो लर्निंग का रेशो आपने देखा होगा कि एग्जैक्टली। स्ट्रीट्स पर जगह चलते-फिरते लोग किताब पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, लेक्चर्स हो रहे होते हैं, दर्स दुरूस। तो जब इतने अटेंड किए तो एक तशनगी थी कि यार मैं जो सीखा है या जो मेरे पास है मैं उसे कहीं तो शेयर करूँ। अब मैं कोई दर्स तो दे नहीं सकता, कोई मौलाना तो बन नहीं सकता था। तो मैंने कहा क्योंकि ऐसा मिड ग्राउंड प्रोफेशन हो तो अंदाज़ा हो कि ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, लोगों की वैल्यूज़ पे काम किया जाता है, लोगों के कैरेक्टर पे काम किया जाता है और दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड आउट। ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा बताया ये। और इवन ये चीज़ अपने बारे में सोचना कि इंसान को किस तरफ लगाव हो रहा है, उसका वो क्या करना चाह रहा है, उसका उसकी इंक्लिनेशन किस तरफ है, इवन ये भी उसको सोचना, उसको इनिशिएट करना, फिर ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो आपने ये किस सन में स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, लाइक और उसके बाद उसको फाइनेंशियल उसमें आपने कैसे कन्वर्ट किया? आई घर थिंक वाले तो ऑब्वियसली बोलते होंगे कि भाई ये तुम। 2013 वी स्टार्टेड विद अ कॉन्फ्रेंस। हमने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में एक ऑडिटोरियम बुक कराया फ्री ऑफ कॉस्ट। उस ज़माने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम्स फ्री में अवेलेबल होते थे। हमने एक इवेंट स्टार्ट किया, इवेंट का नाम था यू टर्न योर करियर पाथ, कि करियर के बारे से हम बात करेंगे। उसमें मैंने मुख्तलिफ ओके। HR के एक्सपर्ट्स को और ट्रेनर्स को इन्वाइट किया। तो उनमें से एक ट्रेनर थी, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा। वो उस दिन इस प्रोग्राम में उन्होंने कमिट किया कि मैं आऊँगी, और हमने कुछ 500 या 600 रुपये को ज़माने में एक टिकट या पास होता था, हमने वो भी सेल किया था। ऐसे सो ही। आई रियलाइज़ कि यार ये इससे फाइनेंशियल जनरेशन मॉडल, पहले इवेंट में हमें 20-25 हज़ार रुपये का प्रॉफिट भी हो गया था। तो अच्छा। इत्तेफाक से वो खातून नहीं आई। अब सब वेट कर रहे हैं कि भाई लास्ट सेशन है कि अब वो कौन दे। तो फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि यार तुम बहुत अच्छा ज्ञान देते हो और आगे पीछे कुछ ना कुछ तो बात करते रहते थे, तो मैं चला गया। तो जब मैं गया मैंने 3-4 कहानियाँ जो मुझे आती थी, अक्सर मैं बहुत सुनाता था, मैंने वही कहानियाँ थोड़े से अपने डर फियर को बैक एंड रखा, मैंने उसे सुनाई। तो कुछ लोगों ने उन कहानियों को सुनने के बाद प्रेज़ किया। शायद कुछ ने मज़ाक में तालियाँ बजाई होंगी, कुछ ने सीरियसली में बजाई होंगी। मेरे कुछ दोस्त ही बैठे हुए थे उस ज़माने के, उन्होंने ही बड़ा प्रेज़ किया। तो आई रियलाइज़ दैट कि
मैं ये कर सकता हूँ और आई थिंक और मैं इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लूँ। फिर ग्रेजुअली आने वाली कॉन्फ्रेंसेस में जो मैंने ऑर्गेनाइज़ की, उसमें मैंने अपने आप को खुद एज़ अ स्पीकर प्लेस किया। मैं राइट। समझता हूँ हर इंसान में पोटेंशियल होता है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डेप्थ होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसे ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिलता है, उसे कुछ ऐसा फीडबैक नहीं दिया जा रहा था जिस इंसान से वो ग्रो कर सके। तो मेरी लक इस सेंस में अच्छी थी कि मुझे फीडबैक शुरू में अच्छा मिला, अच्छे लोग मिले, अच्छे दोस्त मिले सही जिन्होंने है। मुझे गाइड किया, हेल्प किया, एंड दैट्स हाउ द करियर बिगिन्स। So if I ask, what was your biggest fear when you were delivering for the first time? अच्छा, मेरा बिगेस्ट फ़ियर ये था कि ऑटोमैटिकली जब मैं ट्रेनिंग की फ़ील्ड में आ रहा था तो मैं देखा कि पब्लिक स्पीकिंग जो है ना दुनिया में, इस वक्त दुनिया में नंबर 1 फ़ियर है। मतलब डेथ नंबर 2 पर है, पब्लिक स्पीकिंग नंबर 1 है। तो डेफ़िनेटली मुझे बहुत ज़्यादा फ़ियर था कि मैं किस तरह ऑडियंस को फ़ेस करूँगा, बिकॉज़ जस्ट लाइक बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरी कॉलेज, स्कूल लाइफ़ बड़ी हुँ। स्ट्रॉन्ग होगी और मैं बड़ा अच्छा कोई डिबेटर रहा हूँगा या मेरा स्पीच, मैं हमेशा इनसे पीछे भागा हूँ। बट मैं कभी ये नहीं कि मैं डिबेट करूँगा, मैं स्पीच करूँगा। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत एक्सीडेंटली इस फ़ील्ड में आया। मैं तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, मैंने लोगों को इनवाइट पे बुलाया था। मुझे सीखने का बहुत शौक था, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ओके। शौक था, सुनने का बहुत शौक था, सुनने में बड़ा मज़ा आता है। कंटेंट कंज़्यूम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, इल्म हासिल करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं सिखाऊँगा लोगों को आके। लेकिन ऑटोमैटिकली जब एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हुई और जब मैं इसमें आया, सो डर था, फ़ियर था, लेकिन ऑटोमैटिकली मुझे बात समझ आई कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचोगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा ट्रिगर करती है। ऐसा ही है, सही है, सही है। अच्छा, एक चीज़ है, वो ये कि ये इवन लर्निंग भी बड़ी मैटर करती है, ये एडैप्टेबिलिटी जिसको कहा जाता है। इवन लर्निंग हाउ टू लर्न, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है कि आपको आनी चाहिए कि एक चीज़ सीखनी कैसी है। ख़ास तौर पे एआई के टाइम पे, आज जो हम टाइम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्किल्स जो है वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत सारी स्किल्स जो है वो अब उसकी वो वर्थ नहीं रही जो बहुत वर्थ हुआ करती थी। तो आप इसमें क्या समझते हैं कि ये वाली स्किल भी सीखना, कि एक चीज़ को सीखना कैसे है? ये कैसे आप जो है अपने अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं? आई थिंक आप किसी भी स्किल को लर्न करने के लिए ना 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं सिखा रहा होता। ये हमें खुद से अडैप्ट करनी होगी, समझनी होगी, रिफ्लेक्ट करना होगा कि मुझे अपने पेशेंस को खुद अडैप्ट करना है। अगर मैं पेशेंस नहीं रहूँगा, जैसे लाइक हज़रत अली कहते हैं ना, सब्र वो सवारी है जिसके सवार कभी गिरा नहीं करते। सही कु डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, यानी अपने आप को मुनज़्ज़म रखना। सही ये है। दुनिया जो है ना, मतलब ये किसी और ट्रैक पे जा रही है। अब दुनिया के बड़े-बड़े ऑथर्स जिनको मैंने पढ़ने का इत्तेफ़ाक है, वो कहते हैं 95% लोगों का एक टिपिकल पैटर्न है। वो खाने-पीने में, एंटरटेनमेंट में, जस्ट लाइक मुझे दरसों में जाने का बहुत शौक था। मुझे लेक्चर्स में जाने का बहुत शौक था। मैं लेट नाइट 12 बजे, 8 बजे, 10 बजे अच्छा। सेमिनार हो रहा है, आई मेक श्योर दैट आई एम गोना अटेंड। मेरे पास ना बाइक है, ना गाड़ी थी। मतलब बस पकड़ी और आई मेक श्योर कि वहाँ सदर में सेमिनार हो रहा है। मैं पहुँच गया रात को 10 बजे अटेंड करने। आप देखते हैं वेस्ट में 5 साल से कम के बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, 4 साल के से कम के बच्चों को नहीं मिलता। हमारे यहाँ क्या पैटर्न है, 2 साल का बच्चा होता है, 2.5 साल का बच्चा होता है, उसको ट्रेडिशनल जो है वो एजुकेशन में जो है वो एनरोल कर दिया जाता है। अब वो उसको वही ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल किस्म की जो है पढ़ाई होती है, उसके बैग होता है, उसका कॉपी होती है, उसको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। आज का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जो कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ठीक है? और होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये जो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये कितना आपको, आप क्या क्या ओपिनियन है आपके, इस पे भी आई थिंक ये डिफरेंस जो ओपिनियन है लोगों ये का? कॉन्सेप्ट्स नए नहीं हैं, मतलब पुराने एरा के अंदर आई थिंक मदारिस और आई थिंक होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट था और एग्जिस्ट करता था। पहले ज़माने में लोग शायद घरों में ही तरबियत करते थे या किसी हुँ, उस्ताद के पास भेज दिया, वो तरबियत करता था। तो व्हिच इज़ ग्रेट। आई थिंक स्कूल्स तो आई थिंक 16th-17th सेंचुरी के बाद बने, जब इंडस्ट्रीज़ बनी, हुँ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब स्कूल्स की डेवलपमेंट हुई और सही है। इनका एक पर्पस था, ग्रेडिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें। तो मैं बहुत ज़्यादा स्कूलिंग निज़ाम को कोई बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ में आप 42 कोर्सेज़ पढ़ते हैं। बीबीए में, बैचलर्स में, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में, एमबीए में, हर कोर्स अलग, हर चीज़ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। हुँ, और कोई भी एमबीए, कोई भी बैचलर्स आपको स्पेशलाइज़ नहीं बना रहा। मैंने किताब पढ़ी थी वन थिंग, उस वन थिंग में लिखा था 7 लाइज़ बिटवीन यू एंड सक्सेस। सबसे बड़ा झूठ हमसे पता है क्या बोला गया? हर चीज़ बराबर है। हुँ, एक बच्चा मैथ्स भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, इस्लामियात भी पढ़ रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस्लामियात बहुत ऊपर है। हुँ। सही है, मैथ्स का इम्पैक्ट है पर बहुत सही है। कम है। सही, इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पैक्ट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। यू नो इट बेटर वैल्यूज़, यू नो तरबियत का सब्जेक्ट कितना ऊपर है। तो हमने तो स्कूलिंग निज़ाम में जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है कि वो हर सब्जेक्ट को एक ही लेवल पे पढ़ा रहे हैं। हर टीचर का पीरियड 2 घंटे का है,
हर टीचर की सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम ही है ना, आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, हर विजिटिंग फैकल्टी को लिमिटेड इनकम मिल रही होती है, बट हर कोर्स का इम्पैक्ट सेम नहीं होता। और हर सो बच्चे को हर कोर्स पढ़ना है। सो व्हाई एनकरेज होम स्कूलिंग या पर्सनलाइज कोचिंग, यू नो, इज जस्ट बिकॉज कि आप जिस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो उस इम्पैक्ट पर जाके लेते हैं। बट अगेन होम स्कूलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स देमसेल्फ बहुत ज़्यादा केपेबल हों कि वो एक ऐसा करिकुलम या ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर सकें, सही आप है। किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें। हर बंदे के लिए नहीं है। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम है सोसाइटी में, बहुत से लोग होम स्कूलिंग का एक दूसरे से इंस्पायर होकर हम भी होम स्कूलिंग शुरू कर देते हैं। मतलब दीन ने क्यों कहा कि पहले अपनी तरबियत करो? जब हम अपनी तरबियत करेंगे तभी तो हम दूसरों की तरबियत कर पाएंगे। ऐसा ही है, सही है। इसमें देखिए हर चीज़ में, हर सिस्टम में प्रोज़ होते हैं, हर सिस्टम में कॉन्स होते हैं, तो वो तो है। लेकिन होम स्कूलिंग में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें वो यही है कि बच्चे को जो है ना इनिशियल अपनी लाइफ के जो एरा होता है उसके अंदर उसको एक स्पेसिफिक जो है वो एक तवज्जो चाहिए होती है जो पेरेंट्स ही उसको दे सकते हैं। एक इंडिविजुअल उसको अटेंशन चाहिए होती है जो उसके पेरेंट्स उसको दे सकते हैं, वो और कोई और नहीं दे सकता। हम क्या होता है कि 2.5 साल का 3 साल का बच्चा जो है उसको हम स्कूल में भेज देते हैं जहाँ पे क्लास में 20 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो एक टीचर जिसकी बेचारे की सैलरी 25 40 50 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये है, वो कैसे आपके बच्चे को उस तरीके से तवज्जो दे सकती है जैसा आप दे सकते हैं? ऐसे ही। तो ऑब्वियसली नहीं दे सकते। वेरी ट्रू। तो आई थिंक कि जो आपकी इनिशियल बच्चों की जो एज होती है उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको जितना मैक्सिमम जो तवज्जो दे सकते हैं वो दें। हाँ, अनलेस के उनके कोई अपने अपने पर्सनल रीज़न्स हैं, दोनों जॉब करते हैं, मसाइल हैं, चीज़ें वो अलग बात है, बट आइडियली कोशिश ये करनी चाहिए। मैं खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मेरा बेटा 4 साल का हो चुका है। फैमिली बोलती है, घर वाले बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं कि भाई इसको आप स्कूल में आपने अभी तक क्यों नहीं करवाया? तो और उसके अंदर जो मैं डेवलपमेंट देख रहा हूँ वो उन बच्चों से बहुत बेहतर है जो कि स्कूल जाते हैं, ऐसे ठीक ही। है? उसके अंदर जो फिज़िकल एक्टिविटी करने का जो शौक है, उसके अंदर जो चीज़ों को लर्न करने का, पिक करने का जो उसके अंदर जो स्पार्क है, वो मैं नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा देखता हूँ। तो आई थिंक कि ये भी एक एक पर्सपेक्टिव है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम और चीज़ों को डिस्कस करें, मुझे ये बताएँ कि कोई ऐसी स्टोरी आप मुझे बताएँ अपने अपने करियर की, ऐसी कोई इंसिडेंट आप मुझे बताएँ कि जो आपके साथ हुआ हो और आप उसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुए हों, या आपने कोई ऐसी स्टोरी पढ़ी हो जो कि आप समझते हैं कि बहुत वर्दी है? वैसे मेरे जो वालिद साहब थे मरहूम, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे, तो वो आमीन। बहुत इनकरेज करते थे कि मैं जिस सराउंडिंग में, जिस इलाके में हम लोग रहते थे, जहाँ हमारी रिहाइश थी, कि मैं वहाँ ज़्यादा ना बैठूँ लड़कों में, और मैं बाहर जाऊँ और मुख्तलिफ लोगों से मिलूँ, अच्छे लोगों से मिलूँ। वो बड़ा इनकरेज करते थे कि यार तुम अगर लेट नाइट लेक्चर्स लेने भी जा रहे हो तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे पता लगा कि वन ऑफ माई मेंटोर्स हैं, उनका एक लेक्चर हो रहा है सदर की साइड पर। तो अच्छा, वो बहुत ज़्यादा केयर करते थे, तो उन्होंने मुझे बाइक गाड़ी कोई चीज़ अलाउ नहीं किया। पता कि भाई तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब बाइक तो अलाउ ही नहीं थी बिल्कुल भी ना। अच्छा। तो हम, जबकि हम अफोर्ड कर सकते थे, बट नॉर्मली बाइक कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन अगर नहीं भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो, से ट्रैवल करो, ये एक लॉ तो कुछ हो जाएगा। तो मैं बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके, रात को खान कोच इस ज़माने में चलती थी, हुँ। रात को 11 बजे मतलब मैं ट्रैवल करके ऑल द वे सदर चला गया उन साहब का लेक्चर लेने के लिए, जिनको मैं बहुत पसंद करता था। तो जब उनका, अच्छा, उनकी उनकी खासियत थी लेक्चर में कि वो हर बार कोई नई बात शेयर करते थे। तो मैं वो डायरी नोट पैड हमेशा साथ रखता था। मैंने कहा आज इनका लेक्चर लूँगा उन साहब का। तो जब उनके लेक्चर में बैठा तो लेक्चर लेट था, वो इत्तेफाक से टाइम की पाबंद थी, लेकिन उस दिन पहुंच नहीं सके। तो मेरे दिल में डर भी बैठ गया कि यार पता नहीं रात को खान कोच मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं किस तरह जाऊंगा। उस ज़माने में मोबाइल स्नैचिंग की भी बड़ी पीक पर थी, एम का टाइम था। सो इत्तेफाक से 15-20 मिनट बाद वो साहब आए, लेक्चर शुरू किया। अब जब उन्होंने लेक्चर शुरू किया तो लेक्चर में सारी पुरानी बातें करना शुरू हो गया जो उन्होंने पहले कर चुके थे। तो मुझे एकदम रोना सा आ गया। मैंने कहा यार मैं इतनी रात को दुनिया छोड़कर, थोड़े से पैसे थे वो भी बचाकर, लोग बर्गर खा रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, पैसे मैं किराए में लगाकर यहाँ पर इतना पैदल चलकर यहाँ पे इनके लेक्चर में आया कि मैं कुछ नया सीख सकूँ। और मैंने दिल में ऐसी खुदा से कहा कि यार ये तो बड़ा, मतलब ऐसा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ना, और हुँ। पता नहीं घर कैसे जाऊँगा, अब्बू भी लेट हो गए, डब्बू भी परेशान, लेट हो गया, अब्बू भी परेशान होंगे। इत्तेफाक से उन्होंने अपने लेक्चर के ना टोन को बदला, और उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में ना बहुत रिसर्च की इस बात पर कि गुर्बत जो है ना, गुर्बत वो बेहतर है। और उन्होंने बिल्कुल टर्न द टेबल वाली बात की कि गुर्बत इसलिए बेहतर है क्योंकि गरीब का दिल जिंदा होता है। और रसूल खुदा के पास भी कोई शख्स आया, कहता है कि रसूल खुदा हज भी अमीर करें, ज़कात भी अमीर दें, ये भी अमीर दें, वो भी अमीर दें, हम गरीबों के लिए क्या। तो रसूल खुदा ने कहा कि गरीब जो है ना वो एक मुस्कुराहट किसी को दे देगा तो वो भी उसके बराबर है, जिसके पास जितना होगा उसका हिसाब ज़्यादा है। तो आई थिंक दैट इंसिडेंट वाज अ रियल गेम चेंजर फॉर मी, कि उस रात की तारीखी में जब मैं उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के निकला, मुझे समझ आया कि
इंसान की ज़िंदगी में ना मतलब अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो उसका भी कैज है। मतलब गरीब आदमी का दिल ज़िंदा होता है अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और मैं कम रिसोर्सेज रखता हूँ तो इसका भी एक एडवांटेज है। सो आई थिंक दैट स्टोरी आई विल नेवर फॉरगेट कि जब मैं ये बात समझ पाया कि ज़िंदगी में अगर आप खुदा से कनेक्ट करेंगे ना, तवस्सुल करेंगे। मैं इस कॉन्सेप्ट पर बहुत बिलीव रखता हूँ कि मतलब मैं जब भी स्टक होता हूँ चीज़ें में, मेरा करियर, मेरी मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बहुत कम एज में मैं इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटीज़ में गया। तो उसकी एक सारी वजह जो मुझे समझ आई कि मैं जब भी कभी स्टक होता हूँ तो मैं दूसरों से मसला करने के बजाय खुदा से गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ और हमेशा गुफ्तगू करता हूँ कि भाई मैं फंसा हूँ, आप मुझे निकालें। तो मुझे याद है उस रात के पहर में भी जब मैं फंसा, जब मैंने खुदा से गुफ्तगू की, तो अचानक से चैनल का कंटेंट चेंज हो गया और वो कंटेंट मेरे फेवर में आने लगा। सो आई थिंक दैट इंसिडेंट वाज आई थिंक आई कैन नॉट फॉरगेट। और बहुत से इंसिडेंट है जो शेयर किए जा सकते हैं। आई सी। ऑब्वियसली इस तरह का होता है। अच्छा, आपने अभी अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर एक टर्म को यूज़ किया था, एक ईक्यू। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ईक्यू क्या होता है और हाउ इट वर्क्स? आई थिंक EQ इज़ मोर रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर IQ यानी नॉर्मल इंटेलेक्ट्स के ऊपर बहुत बात की जा रही होती है कि आप ये सीख लें, वो सीख लें, वो सीख लें, विच इज़ IQ यानी आप जितना ज़्यादा सीख पा रहे हैं, जितनी जल्दी सीख पा रहे हैं। लेकिन जो फ्यूचर है वो EQ की तरफ जा रही है, जो कि डैनियल गोलेमन एक इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट लेकर आया था ऑलमोस्ट 1995 के अंदर। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो लोग जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए, वो लोग जो कि अपने इमोशंस को काबू कर सकते हैं, यानी अपने इमोशंस को बेहतर तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, वो बेहतर फैसले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता है और वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो आप उसे पढ़ा लिखा समझेंगे? आप नहीं समझेंगे। ऐसे ही। कितनी बार हुआ कि बहुत बड़ा CEO था, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, बहुत बड़ा इंसान था, लेकिन उसने कोई ऐसी बात कर दी जिस वजह से आपने उसको जज करना शुरू कर दिया, यार ये बंदा ही बात कर रहा है, जस्ट बिकॉज a lot of individual lack emotional intelligence। एक बंदा बहुत काबिल है लेकिन घंटों फेसबुक स्क्रॉल करता रहता है। क्यों स्क्रॉल करता रहता है? अपनी एंजाइटीज को ओवरकम नहीं कर पा रहा, ऐसे ही। तो वो स्किप चाहता है, वो घंटों स्क्रॉल कर रहा है। कुछ लोग ना चाहते हुए गलत कामों की तरफ, गलत रास्तों की तरफ चले जाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज इमोशनल स्केप्स। वो अपने डिस्कम्फर्ट को स्केप नहीं कर पा रहे होते, उस स्केप के लिए वो कुछ और रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर काम करने की ज़रूरत है अगर आप आने वाले दौर में बेहतर फैसले करना चाहते हैं। अब जो दुनिया है जिसमें हुक्ड है लोग, इनडिस्ट्रैक्टेबल, बहुत सी किताबें नीरी रियाल की जहाँ उसने बात की कि किस तरह से लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और डिस्ट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह इंटरनल ट्रिगर्स हैं, यानी गुस्सा आना, परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर मैं इन ट्रिगर्स को नहीं अंडरस्टैंड करूँगा, मुझे इन्हें एड्रेस कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली मैं बेहतर फैसले नहीं ले सकता। अच्छा समझ, आपके मैंने बहुत सारा कंटेंट मैं गो थ्रू किया है, देखता भी हूँ, आपको फॉलो भी करता हूँ। आप बहुत ज़्यादा नहजुल बलागा को कोट करते हैं, इमाम अली को कोट करते हैं, उनके जो खुतबात हैं या उनके जो अक़वाल हैं उनका बहुत ज़्यादा कोट करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? लाइक आई थिंक इसके पीछे एक बुनियादी रीज़न ये है कि जो बचपन से मुझे अपने घर में जो मोहब्बत, मौला अली की जो मोहब्बत हमारे दिल में मेरी वालदा और अपने वालदैन के थ्रू मिली, वो मोहब्बत का कोई तकाज़ा होता है कि आप जब किसी इंसान से कोई मोहब्बत करता है तो वो चाहता है कि उसके लिए कुछ करें। तो मुझे लाइफ में हम बचपन से मतलब वो नादर अली दुआ पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होती थी हम नादर अली पढ़ते थे, तो मेरे दिल में था कि मैं भी कुछ करूं। तो मैं जब नहजुल बलागा में कोट पढ़ा, कुमैल को मौला कब्रिस्तान में लिखे गए और कुमैल से एक इल्म के ऊपर पूरा खुतबा इरशाद फरमा और कहा कि कुमैल इस सीने में राज हैं, काश इसके उठाने वाले मिल जाते। तो मैंने अपने करियर में एक स्पैन था आई थिंक 2022 या 21 में, मैंने 8-9 महीने सिर्फ और सिर्फ नहजुल बलागा पर कंटेंट बनाने की नीयत करी और मैंने कोई 80-90 वीडियोस पे क्रिएट करी, अच्छा। जो कि ओवरऑल आई शायद 30 मिलियन, 20 मिलियन, 40 मिलियन, मुझे नहीं पता उसकी कितनी मैक्सिमम रीच की, एक ज़माने में गूगल पर भी रैंक कर रही थी। और उसकी प्योर इंटेंशन ये थी कि जो मौला के अक़वाल हैं, जो उनके वर्ड्स हैं, वो आम लोगों तक पहुँचे आसान ज़बान के अंदर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एंड मैंने रियलाइज़ करा कि लोगों ने उसको बहुत प्रीच भी किया, अप्रिशिएट भी किया। और हज़रत अली का जो कलाम है ना, वो कलाम कामिल है। बहुत से ऐसे कलाम होते हैं जो आप पढ़ते हैं, उनमें कुछ ना कुछ आपको लग रहा होता है डेप्थ नहीं, क्योंकि मौला अली का जो कलाम है, हज़रत अली का जो कलाम है नहजुल बलागा में, ये वही कलाम है जो उन्होंने रसूल खुदा से सीखा। ऐसे ही, ऐसे ही। सो ऑटोमेटिकली इस इन वर्ड्स के अंदर जो डेप्थ है, इन वर्ड्स के अंदर जो सब्सटेंस लेवल है, जो कम्युनिकेशन की ज़बान में हम कहते हैं कि लॉजिक, सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो मैं समझता हूँ कि आफ्टर कुरान मतलब अगर मुझे कोई किताब बहुत मेस्मराइज़ करती है और कोई है तो नहजुल बलागा, और हमारी सोसाइटी में इसकी आज भी अवेयरनेस बहुत कम है। तो आई थिंक दैट वाज़ माय गोल कि मैं इस किताब के ऊपर एक सेपरेट चैनल क्रिएट करूँ, बहुत ज़बरदस्त काम करूँ। बट मैं आई थिंक 80-90 वीडियोज़ क्रिएट कर पाया और उनका काफ़ी इम्पैक्ट है। और दोबारा भी नीयत है कि उसको दोबारा शुरू किया जाए। बट आइडिया वही था कि ऐसा कंटेंट, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। वर्ड्स दुनिया को ऐसे ही, ऐसे ही, शायद ऐसे ही। मैचलेस हैं। कलाम-ए इमाम, इमामुल कलाम जो कहा जाता है कि ऐसे वो ही, जो इमाम का जो कलाम है, वो कलाम का इमाम है। ऐसे ही। अच्छा, हमने अभी आपकी ओवरऑल आपने किस तरीके से अपना करियर स्टार्ट किया, उस पे हमने डिस्कशन की। हमने ओवरऑल आपका प्रोफ़ेशनल जर्नी कैसी रही, उस पे हमने डिस्कशन की। आपने दीगर टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन की। मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ आपका लाइक आप अभी क्या मसरूफ़ियात हैं आपकी? कौन से बिज़नेसेस कर रहे हैं? क्या आप अभी तक ट्रेनिंग्स ही कर रहे हैं या आपने जैसे बताया कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग के अलावा भी आपको आपकी मसरूफ़ियात हैं? और लाइक किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल्स किस तरीके से मैनेज I करते हैं? think, as I told you that 2014 या 13 we started a training company, event management company. हमने 2 साल event management करी, conferences कराई, we made a lot of good revenue. With the same time मैंने अपने ट्रेनिंग करियर को भी लॉन्च कर दिया था, बट फिर मैंने इवेंट मैनेजमेंट को पॉज करके मैं फुल फ्लेज ट्रेनिंग में आ गया और मैं ट्रेनिंग्स यूनिवर्सिटीज़ के साथ, एजुकेशन इदारों के साथ, मल्टीपल कॉर्पोरेट इदारों के साथ काम कर रहा था। 2019 when COVID happened, I realized that this is the right time to get digital. हाँ। और मैंने अपने कंटेंट को डिजिटलाइज़ किया और मीनवाइल मैंने एक डिजिटल एजेंसी इस्टैब्लिश करी, जिसका नाम नरेट है। एंड उसको बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं करा, जस्ट बिकॉज़ मेरा आइडिया था कि मैं पहले अपने ही कंटेंट, ये एजेंसी मेरे लिए ही काम करे और मेरे अतराफ़ के लोगों के लिए काम करे। जिन लोगों को मैं कोच कर रहा हूँ, जिनको मेंटोर कर रहा हूँ, हम उनकी डिजिटल पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते थे। तो करंटली अगर मैं बात करूँ तो इट्स बीन लाइक 4-5 ईयर्स आई बीन वर्किंग इन 2 डिफरेंट डोमेन्स। वन इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ मैं कोचिंग्स और ट्रेनिंग्स के साथ मुख्तलिफ इदारों के साथ काम कर रहा होता हूँ, इंडिविजुअल्स के साथ काम कर रहा होता हूँ। और ऑन दी अदर एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें मुझे लगता है पर्सनल ब्रांडिंग डिजिटल, यानी जो कंटेंट मैंने डिलीवर किया है या जो कंटेंट मेरे पास है, जो मैंने कंज्यूम किया, मैं चाहता हूँ कि उसको डिजिटल इम्पैक्ट के थ्रू मैं आगे बढ़ाऊँ। और वो इंडिविजुअल्स जो कि अच्छा कंटेंट रखते हैं, वो इंडिविजुअल्स जो कि बात करना चाहते हैं, जिनके पास फ़हम है, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल हेड्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, जिनको ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से अपनी डिजिटल जर्नी को स्टार्ट करें, तो जो मेरी डिजिटल एजेंसी है वो उनको हेल्प कर रही होती है डिजिटल होने में और एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में। तो ये 2 फाइनेंशियल रेवेन्यू मॉडल्स हैं और बहुत आसान तरीक़ेकार ये था कि हर 2-3 साल बाद मैं अपने लर्निंग स्किल सेट्स को अपग्रेड करता रहा। जस्ट लाइक मैं एडिटिंग बहुत अच्छी जानता हूँ। मैं खुद वीडियोग्राफी बहुत अच्छी जानता हूँ। मैं खुद ये फ्रेम सेट करना, पॉडकास्ट, कंटेंट, विद द पैसेज ऑफ टाइम आई लर्न ऑल दीज़ स्किल्स थ्रू ऑनलाइन एंड आई रियलाइज़ कि इसे अपने काम में इम्प्लीमेंट करना है। बिकॉज़ जितना ज़्यादा हम अपने मॉडल को चेंज करते रहते हैं, हुँ। उतना ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे लिए ग्रो कर रही होती हैं। तो एज़ अ ट्रेनर दिस इज़ वन थिंग एंड 2 डिफरेंट थिंग्स आई हैव बीन डूइंग। बिल्कुल, ऐसे ही आपने पर्सनल ब्रांडिंग का ज़िक्र किया। मुझे बताएँ पर्सनल ब्रांडिंग को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और आपको क्या लगता है हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड? अच्छा, आज के दौर में ना लोगों के पास ढूँढने का टाइम नहीं है। मतलब आज के दौर में लोगों को जो चीज़ नज़र आती है ना, वो ऑटोमैटिकली उसे खरीद लेते हैं। यानी अगर आपका ब्रांड विज़िबल नहीं है ना, हुँ। तो आप लोगों के डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में एग्ज़िस्ट नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे जो कि बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, बहुत कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट है, बहुत कॉम्पिटेंट ट्रेनर है। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को उसकी, वो दिखाई नहीं देता, तो ऑटोमैटिकली उसके फाइनेंशियल्स कभी ग्रो नहीं कर पाएँगे। एक बंदा है जो कि बहुत कम कैपेबल है, कम जानता है, लेकिन वो ज़्यादा दिखा रहा है अपने ब्रांड को, वो फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है। अब ज़िंदगी में फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट है, तो मेरे नज़दीक अगर आप वाक़ई में काबिल हैं, वाक़ई में कॉम्पिटेंट हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने पर्सनल ब्रांड को एलिवेट करें ताकि आप फाइनेंशियली ग्रो करें और आप सोसाइटी से उन लोगों को निकाल सकें जो कि इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं और बिलावज़ह आपके करियर में, आपकी फ़ील्ड में आ रहे हैं। जस्ट लाइक मुझे ट्रेनर बनने का एक बहुत बड़ा शौक इसलिए भी था कि मैं लोगों को एक्चुअली में ट्रेनिंग में वैल्यू सिखाना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं नहजुल बलागा को ट्रेनिंग में डालूँ। मतलब मैं ट्रेनर्स तो बहुत सारे थे। ट्रेनिंग तो लोग ऑलरेडी करा रहे थे। बट नहजुल बलागा को या अहले बैत की तालीमात को सिर्फ़ मिंबर से बयान किया जाता था हुँ। या दरसों में होता था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक ऐसा ट्रेनर बनना है जो कि वेस्टर्न नॉलेज को, गैरी वी को कनेक्ट करे जैसे इमाम अली से, हुँ। साइमन सिनेक को कनेक्ट करे कि इमाम सादिक और साइमन सिनेक की बातों में कितना सिमिलैरिटी है। कि अगर साइमन सिनेक बात कर इंटरेस्टिंग। रहे हैं एम्पैथी की, तो एम्पैथी के जो पायनियर्स थे वो इमाम सादिक थे। हुँ। इमाम सादिक ने कहा कि किस तरह से लोगों से बात करो, किस तरह से रिस्पेक्टफुल हो, मैनर्स हो। सो ये मेरा गोल था एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट। अच्छा, आपने अभी पर्सनल ब्रांडिंग की बात की और अब मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी कंपनी ओनर्स, फाउंडर्स
जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग पे अपनी काम कर रहे हैं। और इवन हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, साद मुनीर, सिंक विद साद के नाम से उनका एक चैनल है, पॉडकास्ट वगैरह करते हैं। अभी रिसेंटली मैं उनको सुन रहा था तो उन्होंने बड़ी मज़े की बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मैं, कि उन्होंने कहा कि वो फाउंडर्स जो 2026 में अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम नहीं कर रहे, वो अगर मज़ीद अगर इस पे काम नहीं करेंगे ना, तो 2027 में वो मेरी कंपनी में अपनी सीवी जमा करवा दें। बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की कि इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि अगर वो फाउंडर सीईओज अगर पर्सनल ब्रांडिंग पे काम नहीं कर रहे तो वो 1 साल में फारिग हो जाएंगे मार्केट से। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और मैं समझता हूँ बहुत इसकी नीड ऑफ एन आवर है ये। अच्छा, 2 चीज़ें हैं पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर भी ना, 2 तरह के लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे या कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे। एक वो लोग जो चैट जीपीटी करते हैं, 4 लाइनें कहीं से पढ़ी समझी और उन्हें बातें करना शुरू कर दी। अच्छा, ये जो कंटेंट क्रिएशन, ये अपने ब्रांड को एलिवेट करना, यानी मैं समझता हूँ कि जब तक आप मेडिकल में एमबीबीएस नहीं कर लेते तब तक आप डॉक्टर को प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करते। आई अंडरस्टैंड कि अब डिजिटल वर्ल्ड कह रहा है कि रोज़ कंटेंट बनाओ, हर कोई इस डोमेन के अंदर आ रहा है, जो कि मैं समझता हूँ शायद डेंजरस भी है, बिकॉज बहुत से लोग ऐसी बातें कर जाते हैं जो उन बातों के अहल नहीं है। आई लव नेजुल बलागा ऑन दिस, हज़रत अली का जुमला मुझे बहुत पसंद है कि इल्म को अहले इल्म से सीखो। हर बंदा जब कंटेंट क्रिएट करेगा, हर फाउंडर मैं समझता हूँ कि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे और कंटेंट क्रिएशन पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक अच्छा बिजनेस कर दे इसका मतलब नहीं है कि वो हर किसी को बिजनेस सिखा सके। मतलब बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज अलग है, बिजनेस सिखाना अलग है, करना अलग है। तो जो बिजनेस करते हैं, सिंक विद साथ वाली बात में अगर मैं ऐड करूँ, उन्हें चाहिए कि वो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज को, बिजनेस करना कैसे, सिखाना कैसे सीखें, वो अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें ताकि उनका कम्युनिकेशन इतना इम्पैक्टफुल हो कि दूसरे भी उनसे सीख सकें। एग्री एग्री, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। अच्छा, इसको हम रैप अप करते हैं। ऑब्वियसली आपका ताल्लुक भी कराची से है, हम भी कराची में रहते हैं और कराची बीट्स के प्लेटफॉर्म से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। कराची के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं, आप ने पूरी लाइफ अपनी कराची में स्पेंड की है। अभी जो ओवरऑल आप कराची को देखते हैं, यहाँ की यहाँ का जो डेवलपमेंट है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी हमने रिसेंटली काफ़ी लोगों से इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं कराची के रिगार्डिंग। तो आप क्या किस तरीके से देखते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं उसको किस तरीके से हल होता देखते हैं? आई थिंक मैं कराची की जो हमारे कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इनके वाइस चांसलर्स या इनके हेड्स के साथ अक्सर मुलाकात होती है और बैठने का इत्तेफाक होता है। एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे कराची में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। उनके साथ मेरी मीटिंग हुई तो मैंने उनसे कहा भी कि इतने हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, सही है, और आप कोई बात समझ आ भी रही कि 85% सॉफ्ट स्किल्स, आप इनको सॉफ्ट स्किल्स क्यों नहीं सिखा रहे, और ये आगे जाके तो बेरोजगारी में इजाफा कर रहे हैं। ऐसे ही। तो उन्हें एक बड़ी मज़ेदार बात की, उन्होंने कहा समझ भाई हम चाहते हैं करना, लेकिन क्या करें, ऑडियंस साइज़ बहुत बड़ा है। हम इतने सारे लोगों को ये ट्रेनिंग्स या करियर प्रोग्राम्स या वो सेमिनार्स या वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखा सकता, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। आई थिंक कराची का सबसे बड़ा मसला पॉपुलेशन है, सही है। प्लस अगर पॉपुलेशन मसला है, उससे बहुत बड़ा मसला है कि जो लोग फील्ड में कहीं पहुंच चुके हैं, मैं अक्सर अपने ट्रेनर दोस्तों को या हर एक्सपर्ट इंसान को रिकमेंड करता हूँ कि भाई सबसे बड़ा CSR ये नहीं है कि तुम जाके डोनेट कर दो, सबसे बड़ा CSR ये है कि जो तुम्हें आता है वो लोगों को जाके बाजार सिखाओ। ऐसे ही। जस्ट लाइक अगर हर टॉप CEO या टॉप फाउंडर महीने में 2 या 3 दिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाके गेस्ट स्पीकर सेशंस करे और वो लोगों को सिखाए वो स्किल सेट, वो पैटर्न्स उसने सीखे, तो मैं समझता हूँ कराची के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला एजुकेशन है, बहुत बड़ा मसला इन्फ्लेशन है, और हर कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल इसलिए ज़्यादा कर रहा है बिकॉज लैक ऑफ डायरेक्शन है। बट एक ऐसा इंसान जिसने, मैंने 10 साल लगाया ट्रेनिंग में आने में, अब अगर मैं किसी 2 लोगों को मेंटोर कर दूँ और वो जल्दी आ जाएँ तो ये कितना बड़ा फ़ायदा है। आपने कंपनी बनाई, उसको 10 साल लगाए बनाने में, आपकी भी एक जिम्मेदारी कि आप 3 लोगों को मेंटोर कर दें। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे कराची में सबसे बड़ी दिखाई जाती है ना, एक नफसा नफसी जो एक ये हर जगह ये, बट कराची में शायद क्योस है। ज़्यादा इसलिए कि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ के हम्म। मसाइल ज़्यादा हैं। इन मसाइल का कुछ हल शायद गवर्नमेंट के पास है, क्या है उस पर हम बात नहीं करना चाहते बिकॉज हमारे हाथ में नहीं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है उन स्टार्टअप फाउंडर्स से, उन कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स से जिनकी तनख्वाह 10-10, 20-20 लाख रुपए लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, सही, क्या वो अपने टाइम में से अगर थोड़ा वक्त कराची के अवाम के लिए निकालें, उन कराची के उन इंस्टीट्यूट्स में जाएँ, कॉलेजेस में जाएँ, स्कूल्स में जाएँ, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, और उन्हें करियर रोड मैप डेवलप करने में, प्रैक्टिकल नॉलेज देने में हेल्प आउट करें। अगर हर कॉर्पोरेट इंडिविजुअल जो टॉप ऑफ द लाइन लोग, यानी 5% लोग, अगर रेस्ट ऑफ द लोगों को हेल्प आउट करें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड थैंक यू सो मच समत फॉर योर टाइम।
इट वाज लवली डिस्कशन विद यू, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको फर्दर इसका पार्ट 2 भी करें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में अभी हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक टाइम रिस्ट्रिक्शन भी है हमारे पास, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आपको फिर ज़हमत देंगे। थैंक यू सो अच्छा, मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।